अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। इकनॉमिक्स के लेक्चर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के साथ हाजिर हुआ हूँ। लॉज ऑफ रिटर्न क्या है और उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल एक वीडियो जो है वो प्रीवियसली जो है वो बनाई थी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ जाके इकनॉमिक्स की या डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की, जो कि इकोनॉमिक्स में उर्दू में कहलाता रहता है कि कानूनी यकसानी हासिल। तो कानूनी यकसानी हासिल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी लॉ होता है तो उस लॉ की तीन हिस्से होते हैं: स्टेटमेंट, शेड्यूल, ग्राफ। स्टेटमेंट में हम उस लॉ की डेफिनेशन को बयान करते हैं। शेड्यूल के अंदर हम उस लॉ को इन वर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, टेबल फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। और ग्राफ के अंदर हम डायग्राम दे रहे होते हैं। यानी बेसिकली तीनों में प्रेजेंटेशन का फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की, जो कि बेसिकली लॉ की डेफिनेशन होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लॉस ऑफ रिटर्न बेसिकली इनपुट और आउटपुट पे क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। और हमारी इनपुट क्या है कि फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं। फिक्स फैक्टर कौन सा है? लैंड। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? वेरिएबल फैक्टर है हमारे पास कैपिटल एंड लेबर। तो जब कभी कैपिटल एंड लेबर को फिक्स फैक्टर यानी ज़मीन पर अप्लाई किया जाएगा, यानी इनपुट की बात की जा रही है, तो फिर हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा? शुरू में हमारा आउटपुट क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है, फिर एक वक्त आता है हमारे पास सेम रहता है। मैंने तंदूर की एग्जांपल दी थी आपको कि तंदूर में अगर जो वो लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा शुरू में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देन उसके बाद प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, जिसे हम किसी का नाम दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट का नाम दे रहे हैं। तो वही चीज़ हमारे पास एक्सप्लेन हो रही है। अगर आप बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो लॉस ऑफ रिटर्न के नाम से जो वीडियो है वो पहले आप लाजमी ज़रूर देख लें। अदर थिंग रिमेन सेम व्हेन वेरिएबल फैक्टर लेबर एंड कैपिटल आर अप्लाइड ओवर फिक्स फैक्टर। तो ये हमारा वेरिएबल फैक्टर को हमने किस पे अप्लाई किया? फिक्स फैक्टर पे। तो हमें क्या मिलेगी? आउटपुट हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी इन कांस्टेंट रेशियो। वो क्या होगा? कांस्टेंट रेट के साथ मिल रहा होगा एट मिड, दरमियान में। शुरू में इंक्रीज, मिड में, दरमियान में जो वो क्या हो रहा होता है? सेम मिलता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट रिटर्न जो है वो कहला रहा होता है, जिसे कानून यकसानी हासिल का जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन बात करते हैं शेड्यूल की। जैसे कि हम इस शेड्यूल के अंदर 4 कॉलम है। एक हमारा फिक्स फैक्टर आ गया, एक हमारा वेरिएबल फैक्टर आ गया। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? हमारा लेबर एंड कैपिटल। उसके जरिए हमें क्या मिल रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्शन को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन। इस शेड्यूल में 2 इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे पास, एक वेरिएबल फैक्टर का और एक मार्जिनल प्रोडक्शन का, जिसको हम ग्राफ में भी लेकर जा रहे होंगे। तो फिक्स फैक्टर हमारे पास वही ज़मीन है जो कि सेम रहेगी, 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़, उसमें के चेंज नहीं आ रहा, जब भी हम इसे फिक्स फैक्टर का नाम दे रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर लेबर को हम कैपिटल को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं कि यूनिट्स हमारी बढ़ रही है 1 2 3 4 5, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और आज हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है? सेम है। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रही थी? बढ़ रही थी 10 20 30 40 50। आज हमारे पास क्या है? सेम है 10 10 10 10 10। मार्जिनल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो रहा। जब हम उसकी तरफ टोटल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो मार्जिनल की जो पहली वैल्यू होती है वो एज इट इज कहाँ चली जाती है? टोटल में। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या हो गया? 10। देन 10 और 10 20, 20 एंड 10 30, 30 और 10 40, 40 एंड 10 क्या हो गया? 50 हो गया। अब इस शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई हमारे पास हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। कि दिस शेड्यूल कंटेन फिक्स फैक्टर लैंड and variable factor labor and capital as number of labor increases after certain period marginal production क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेशो के साथ। कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, खास मुद्दत के बाद जब हम लेबर को बढ़ा भी रहे हैं तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब फिर वही 10 10 10, यानी हर नया आने वाला बंदा, अब बोलोगे सर 10 10 है तो सेम नहीं है। बात ये कि हर नया आने वाला बंदा उतना ही काम करके दे रहा है जितना पिछला वाला बंदा काम करके दे रहा था। इंक्रीजिंग रिटर्न में हम क्या कहते हैं कि एक लेबर काम कर रहा है, दूसरा लेबर आ रहा है, वो ज़्यादा काम करके दे रहा है, जब भी हम उसे इंक्रीजिंग रिटर्न का। यहाँ क्या हो रहा है? हर बंदा इक्वल काम कर रहा है, यानी जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम रेट के साथ क्या हो रहा है? हो रहा है। अगर आप इसको टोटल में भी देखें तो टोटल में तो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मार्जिनल अगले की बात करें तो हर नया लेबर और कैपिटल वो आपको क्या कर रहा है? सेम क्वांटिटी। यानी मिसाल के तौर पे पहला बंदा भी 10 रोटी बना के दे रहा है, दूसरा भी 10, तीसरा भी 10,
चौथा भी 10, पांचवा भी 10। देखा जाए तो 50 रोटी बन रही है। हर नए आने से टोटल तो बढ़ रहा है, लेकिन एडिशनल जो बंदे का काम है वो उतना ही बढ़ रहा है। जबकि इंक्रीजिंग में क्या था, पहला अगर 10 रोटी बना रहा है तो दूसरा 20 बना रहा है, तीसरा 30 बना रहा है। यानी हर नए आने वाले बंदे को पिछले की वजह से सपोर्ट मिल रही है और वो पहले से ज़्यादा क्या कर रहा है, काम करके दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एंड देन हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस में एक्शन को लेते हैं, नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल को हमने एक्स एक्सिस पे लिया और मार्जिनल प्रोडक्शन को हमने क्या कर लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। एक्स एक्सिस पर हमने 1-1 सेंटीमीटर का गैप दिया। नंबर ऑफ लेबर की जो वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा खूबसूरती के लिए मैंने क्या कर दिया, 6 जो वो प्लॉट कर दिया। एंड देन मार्जिनल प्रोडक्शन को हमने वाई एक्सिस में लिया और वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपी की लाइन का गैप दे रहे होते हैं। तो 10 20 30 40 50 एंड देन 60 हमने क्या कर दिया, एक एक कॉपी की लाइन का गैप देते चले गए और कॉपी की लाइन का गैप दे देकर हमने क्या कर लिया, इसको 10 से 60 तक के दरमियान जो है वो क्या कर दी, वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, एज पर द शेड्यूल पहले पर भी 50 है, दूसरे पे भी जो है वो 50 है, तो तमाम वैल्यू क्या है, सेम है। जब सारी वैल्यूज सेम है तो हम क्या करेंगे, हम सेम लाइन पे क्या कर देंगे, जो वो सबको बना रहे होंगे और जब हम लाइन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कर्व। देखिए पहले पे भी उतनी यूनिट बन रही है, दूसरे में भी उतनी बन रही है, तीसरे में भी उतनी बन रही है, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सब में हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट रिटर्न का जो कर्व आएगा वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ना स्लोप अपवर्ड आएगा ना स्लोप डाउनवर्ड आएगा। यही चीज़ हम ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया वो बता देंगे। एंड देन ये बता देंगे कि शेड्यूल को मिलाने पे हमें क्या ग्राफ बना, कौन सा कर्व मिला और स्लोप हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। यही बात हमने क्या कर दी, उर्दू में लिख दी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर्स और मजीद सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने है, जाइए वीडियो देखें, घर बैठे नॉलेज हासिल करें, अपने पैसे बचाएं और एग्जाम में लें बेहतरीन मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।